हेलो स्टूडेंट्स, फेज इक्विलिब्रियम पार्ट 8 में आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। द्विअंगी द्रव विलयन क्या होते हैं। किन्हीं भी दो लिक्विड्स को यदि मिक्स किया जाए तो 3 प्रकार के लिक्विड मिक्सचर्स हो सकते हैं, बन सकते हैं। नंबर 1, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड पेयर्स यानी पूर्णतया मिश्रणीय द्रव युग्म। नंबर 2, कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड पेयर्स यानी पूर्णतया अमिश्रणीय द्रव युग्म। और थर्ड होगा पार्शियली मिसिबल लिक्विड पेयर्स मीन्स आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म। तो सबसे पहला हम देखेंगे फर्स्ट केस। इस केस में जो दोनों लिक्विड हैं वो एक दूसरे में प्रायः सभी अनुपातों में पूर्ण रूप से मिश्रणीय होते हैं। बोथ द लिक्विड्स आर completely miscible with each other in almost all possible ratio यानी सभी अनुपातों में पूर्ण रूप से मिश्रणीय होते हैं। जैसे हम बात करें वाटर और इथाइल अल्कोहल की, जो कि सभी अनुपातों में पूर्ण रूप से मिश्रणीय होते हैं। इसी प्रकार से बेंजीन टोलुइन, हेक्सेन टोलुइन, तो ये सारे के सारे लिक्विड मिक्सचर्स हैं जिसमें दोनों द्रव एक दूसरे में प्रायः सभी अनुपातों में पूर्णतः मिश्रणीय होते हैं। इस प्रकार से बने हुए मिक्सचर या विलयन हम कह सकते हैं। इस प्रकार जो विलयन बनते हैं वो आइडियल भी हो सकते हैं और नॉन आइडियल भी हो सकते हैं। और मिश्रण का कुल वाष्प दाब घटकों के पृथक पृथक आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो इस प्रकार से पहले हमने फर्स्ट लिक्विड मिक्सचर की बात की जिसमें कि वो पूर्णतया मिश्रणीय द्रवयुग्म बनते हैं। सेकेंड होगा कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड पेयर्स। जब दो लिक्विड एक दूसरे में पूर्णतः अमिश्रणीय होते हैं, जो कि कंप्लीटली इमिसिबल होते हैं एक दूसरे में। तो इस प्रकार के मिश्रण की हम बात कर रहे हैं। जैसे मरकरी वाटर यानी पारा और जल, बेंजीन और वाटर। तो इस प्रकार के जो मिश्रण हैं जो कि एक दूसरे में पूर्णतया अमिश्रणीय होते हैं, इस स्थिति में कोई भी विलयन नहीं बनता क्योंकि ये एक दूसरे में अमिश्रणीय होते हैं, इमिसिबल होते हैं। तो इन दिस केस देयर विल बी नो सॉल्यूशन एंड बोथ द लिक्विड्स फॉर्म देयर सेपरेट लेयर्स। तो हम जब दोनों को मिलाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से दोनों द्रव पृथक पृथक सतह बनाते हैं, सेपरेट लेयर्स वो बनाते हैं। अब हम थर्ड केस की बात करेंगे, पार्शियली मिसिबल लिक्विड पेयर्स। उपयुक्त दोनों जो हमने एक्सट्रीम केसेस पढ़े उनके बीच की स्थिति यानी दोनों चरम स्थितियों के बीच, इस स्थिति में द्रव एक दूसरे में आंशिक रूप से अमिश्रणीय होते हैं। जो लिक्विड पेयर्स आर पार्शियली मिसिबल विद ईच अदर। जैसे हम बात करेंगे फिनोल वाटर की, जो कि एक दूसरे में पार्शियली मिसिबल होते हैं, एनिलीन हेक्सेन की, और इसी प्रकार से निकोटीन वाटर सिस्टम की। तो ये सारे के सारे वो एग्जाम्पल हैं जो कि आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म बनाते हैं। आंशिक विलयता दोनों द्रवों के बीच अंतर आणविक आकर्षण पर निर्भर करती है। यानी हम जो लिक्विड की बात करें जो दोनों एक दूसरे में पार्शियली मिसिबल हैं, तो उसकी जो विलयता है, सोल्यूबिलिटी, डिपेंड्स अपॉन द इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन बिटवीन द
बोथ द लिक्विड्स, उन दोनों लिक्विड के बीच का जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होता है उस पर उसकी विलयता या सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है। इनकी विलयता टेम्परेचर परिवर्तन के साथ एक विशेष रूप से परिवर्तित होती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो जो इनकी सोल्युबिलिटी होती है वो चेंज होती है स्पेसिफिकली विद द चेंज इन द टेम्परेचर। अब हम कुछ स्पेसिफिक लिक्विड पेयर्स की बात करेंगे। जैसे फर्स्ट हम सिस्टम देखेंगे जहाँ हम देख रहे हैं फिनोल वाटर सिस्टम। ये आप प्रैक्टिकल में भी करते हैं फेज इक्विलिब्रियम के अंतर्गत। फिनोल वाटर सिस्टम हम यहाँ पर आपने प्रैक्टिकल में भी डिस्कस किया था। यहाँ हम बात करेंगे कि एक नॉर्मल टेम्परेचर, अगर हम सामान्य ताप की बात करें तो सामान्य ताप पर फिनोल और वाटर एक दूसरे में आंशिक रूप से मिश्रणी होते हैं, यानी पार्शियली मिसिबल होते हैं। कौन? आपस में फिनोल और वाटर, जब हम सामान्य ताप की बात करते हैं। इन दोनों द्रवों को मिलाकर हिलाने पर विभिन्न सांद्रताओं पर दो संतृप्त विलयन हमें प्राप्त होते हैं। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर अगर हम इन दोनों को मिलाकर अगर के हम हिलाएं तो विभिन्न सांद्रताओं के दो संतृप्त विलयन हमें प्राप्त होते हैं। नंबर 1 जल में फिनोल का और नंबर 2 फिनोल में जल का। दो हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस प्राप्त होते हैं। नंबर 1 फिनोल इन वाटर और नंबर 2 हो जाएगा वाटर इन फिनोल। भिन्न भिन्न संगठनों के दो विलयन एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो उसे हम संयुग्म विलयन या कॉन्जुगेट सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें कॉन्जुगेट सॉल्यूशन किसे कहते हैं कि व्हेन टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस। तो इस प्रकार से हमें ये कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस प्राप्त होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से फिनोल और जल की एक दूसरे में विलयता बढ़ती है और अंत में एक निश्चित टेम्परेचर पर ये दोनों कॉन्जुगेट विलयन एक समांग विलयन बना लेते हैं। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे इन दोनों की सोल्युबिलिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है और फाइनली एट सर्टेन टेम्परेचर both these conjugate solutions form a homogeneous solution and this temperature is known as the critical temperature। इसको हम critical solution भी कह सकते हैं और consolute temperature भी हम इसे कहते हैं। तो फिनोल और वाटर, यहाँ हम इसका ग्राफिकली भी इसको हम यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग परसेंटेज ऑफ फिनोल हमने लिया है, फिनोल और वाटर, और इसकी जो विलयता होती है वो टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती जाती है और ये जो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन है वो एक समांग विलयन बना लेते हैं और इसी टेम्परेचर को हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या समविलय ताप भी कहते हैं। फिनोल वाटर सिस्टम का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 68.1 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर पर जो विलयन का संगठन है वो 36.10% तो फिनोल हमें प्राप्त होता है और 63.90% वाटर हमें मिलता है इस कंपोजिशन पर। तो क्रांतिक विलयन ताप से उच्च ताप पर दोनों द्रव एक दूसरे में पूर्ण रूप से विलय होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको हम इस प्रकार से भी बताएंगे आगे कि 68.1 डिग्री सेल्सियस तो है किसका कंपोजिशन होता है वाटर का और 36.10 होता है यहाँ पर 68.1 डिग्री सेल्सियस तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जिस पर कंपोजिशन 36.10 तो फिनोल है और 69.90 होता है यहाँ पर वाटर का। ये 63.90 होगा यहाँ पर वाटर का। ये 9 ये गलत लिखा है, प्रिंट है यहाँ पर आप लिखेंगे 63.90%। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो सोल्युबिलिटी देखते हैं फिनोल की वाटर में विद चेंज इन द टेम्परेचर, जिसको हमने यहाँ पर फिगर में आपने देखा। तो हमने क्या देखा फिगर में कि फिनोल और वाटर
सिस्टम में एक निश्चित टेम्परेचर पर दोनों विलयनों का कंपोजिशन निश्चित होता है, जिसको कि हमने पिछले फिगर में देखा था आपने। हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी से, जो बिंदु ए और बी के द्वारा हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। बिंदु ए द्वारा जलीय परत का कंपोजिशन और बिंदु बी द्वारा फिनोल परत का संगठन या कंपोजिशन इंगित होता है। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो टाई रेखा है, इस रेखा को हम टाई रेखा कहते हैं। ये जो रेखा है ए को बी से मिलाने वाली जो रेखा है, इसको हम टाई लाइन हम कहते हैं। यदि वाटर फिनोल सिस्टम के संगठन और टेम्परेचर को किसी भी पॉइंट x के द्वारा प्रदर्शित करें, तो जो ए बी सी के बीच वाले क्षेत्र में स्थित हो, इस पॉइंट पर सिस्टम या निकाय में दो परतें होती हैं। यदि निकाय के संगठन और टेम्परेचर को P, Q और R द्वारा प्रदर्शित करें, तो जो किसी वक्र ABC के बाहर हो, तो इन बिंदुओं पर निकाय में केवल एक ही परत विद्यमान होती है। तो ये PQR किसी भी पॉइंट पर जो सिस्टम में हमें एक लेयर मिलेगी, जबकि ABC वाला जो अंदर वाला क्षेत्र है, एरिया है, यहाँ पर ABC के बीच वाले क्षेत्र में स्थित हो, तो इस पॉइंट पर सिस्टम में हमें दो परत मिलेगी। तो इस प्रकार से हम जो फिनोल वाटर सिस्टम है, इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने प्रैक्टिकल में भी देखा था। इसी प्रकार से हम एनिलीन हेक्सेन सिस्टम का व्यवहार भी हम देख सकते हैं। तो एनिलीन हेक्सेन सिस्टम का जो बिहेवियर होता है, वो भी फिनोल वाटर सिस्टम के समान ही होता है, लेकिन इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा एनिलीन हेक्सेन का, वो होगा 59.6 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर कि विलियन में के संगठन में 52% एनिलीन होती है और 48% हेक्सेन होता है। इसी प्रकार से हम दूसरे सिस्टम को भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि वाटर एनिलीन या एनिलीन बेंजीन या कार्बन डाइसल्फाइड और मिथाइल अल्कोहल। ये सारे के सारे सिस्टम्स हैं जिनके की क्रिटिकल टेम्परेचर भी डिफरेंट होते हैं। जैसे वाटर एनिलीन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 167 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एनिलीन बेंजीन का, तो उसका होगा 59.6 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम बात करें कार्बन डाइसल्फाइड और मिथाइल अल्कोहल का, तो उसका होगा 40.5 डिग्री सेल्सियस। तो चूँकि इन सभी सॉल्यूशंस के टेम्परेचर में वृद्धि के साथ साथ पारस्परिक विलयता बढ़ती है। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, तो इनकी आपस में विलयता जो होती है वो बढ़ती जाती है। अतः क्रिटिकल विलियन टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से हमेशा ऊपर होता है। अतः इसे हम अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर या हम इसे उच्च संविलय ताप भी कहते हैं। और अशुद्धियों की उपस्थिति से जो संविलय ताप होता है वो काफ़ी प्रभावित होता है। यानी जितनी इम्प्योरिटीज़ होगी, तो वो जो अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर है वो भी प्रभावित होता जाता है। तो ये हमने फिनोल वाटर सिस्टम के साथ साथ एनिलीन हेक्सेन सिस्टम को भी देखा, और इसके अलावा अन्य सिस्टम को भी डिस्कस किया। इसी प्रकार से हम एक दो सिस्टम और आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।